एंड नमस्कार, मैं प्रमिला शर्मा। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में परमाणु संरचना में नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। ये वैज्ञानिक को आप जानते हो, ये क्या है आपके प्रोफेसर नील्स बोर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परमाणु के मॉडल, हमको ये भी जानना है कि बोर के परमाणु के मॉडल के पहले कौन कौन सा परमाणु मॉडल आया जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो हम जानते हैं कि परमाणु में आवेशित कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इन आवेशित कणों के परमाणु के वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। अर्थात सबसे पहला मॉडल अर्थात परमाणु मॉडल क्यों बना? तो परमाणु में आवेशित कण परमाणु में आवेशित कण होते हैं। इन आवेशित कणों के वितरण की व्याख्या करने के लिए, अर्थात परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से वितरित रहते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए गए, मॉडल प्रस्तुत किए गए। लेकिन इनमें से हर मॉडल जो है वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं बेसिक कि सबसे पहले मॉडल किसका आया। तो सबसे पहले मॉडल आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह मॉडल सर जे थॉमसन ने 1898 में प्रस्तावित किया, जिसमें देखिए इस मॉडल को हम देखते हैं थोड़ा डायग्राम में। ये है थॉमसन का क्या आपका परमाणु मॉडल। ये है आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आपको देखने से ही डायग्राम में पता चल रहा है कि उन्होंने परमाणु की संरचना को किसके अनुसार माना, तरबूज के समान माना, इसलिए इसे क्या कहा, तरबूज मॉडल भी उन्होंने कहा। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या क्या नाम से जाना जाता है? तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है और रेंजिन मॉडल के नाम से भी इसके मॉडल को क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इन्होंने सर जे थॉमसन ने बताया कि अपने मॉडल में उन्होंने बताया कि परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है। क्या बताया? परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड है। इस गोलाकार पिंड की त्रिज्या जो है उन्होंने बताया 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। उन्होंने बताया कि इस गोलाकार पिंड की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। थॉमसन ने इस मॉडल में परमाणु की संरचना तरबूज के समान मानी, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरबूज में जो लाल हिस्सा होता है उन्होंने उसका क्या बताया, धन आवेश। परमाणु में जिस प्रकार के हम तरबूज को जब हम काटते हैं तो देखते हैं कि जो लाल हिस्सा है वह एक परमाणु है, मान लीजिए, तो उसमें लाल हिस्सा वाला जो भाग है वह धन आवेश है और जो काला बीज है वह उसका कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो उन्होंने यही बताया कि जो बीज है वह इलेक्ट्रॉन है और जो लाल वाला हिस्सा जो है वह क्या है, आपका पूरा धन आवेश है। और उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु संरचना में परमाणु जो रहता है वह विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अर्थात विद्युत रूप से क्यों उदासीन होता है? क्योंकि समान रूप से धन आवेश और ऋण आवेश जो रहते हैं वह उस परमाणु में फैले रहते हैं, जिसके कारण दोनों की मात्रा समान होती है। और आप जानते हो अगर दोनों में चार्ज समान हो तो वह क्या होगा, विद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। जो एक तो हमको बल मिला परमाणु के बारे में कि परमाणु जो रहता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन यह मॉडल भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि भविष्य के प्रयोगों के परिणामों से यह सही नहीं पाया गया, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इस मॉडल से सिर्फ हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि परमाणु जो है वह विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है।
फिर उसके बाद दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उनके विद्यार्थियों कौन कौन से विद्यार्थी थे? हेग, गीगर, अर्नेस्ट और मार्शडेन के ने यह मॉडल क्या किया? प्रस्तुत किया। तो परमाणु ने रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने यह कितने सन में किया? 1911 में। देखिए ये थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर, अत्यंत महीन सोने की पत्ती पर उच्च ऊर्जा वाले कणों की क्या की? तेज बौछावर की। तो तेज बौछावर की तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए तेज बौछावर की। तो कुछ ये अल्फा कण हैं, ये अल्फा कण, कुछ अल्फा कण क्या हो गए थे? बस सीधे बाहर निकल गए थे। क्यों सीधे बाहर निकले होंगे? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, जबकि अल्फा कण में क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। तो धन आवेश होते हैं, लेकिन परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन रहा होगा, जिसके कारण वह धन आवेश सीधे क्या हो गए? बाहर निकल गए। और दूसरा क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण थे, बहुत कम अल्फा कण थे, है ना। अल्फा कण में बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। आप देखिए यहाँ पर बहुत कम अल्फा कण जो थे वह अपने मार्ग से क्या हो गए हैं? विचलित हो गए हैं। अब विचलित क्यों हुए होंगे? स्वाभाविक है, अल्फा कण में धन आवेश होता होगा, वह कहीं पर धन आवेश रहा होगा, जिससे वो क्या हुआ होगा? प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होने पर यह छोटे से कोण में क्या हो गए? विचलित अर्थात विक्षेपित हो गए, विचलित हो गए यहाँ पर। और कुछ अल्फा कण जो थे वह क्या गए? सीधे गए, और जाने के बाद वह 180 अंश पर ही क्या हो गए? वो वापस आ गए। और वापस क्यों आए? क्योंकि वो परमाणु जहाँ पर धन आवेश था वह स्थान बहुत ही छोटा था, जिसके कारण 20,000 में से केवल एक अल्फा कण, 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ही जाते हैं, और जाने के बाद पुनः अपने मार्ग से उसी मार्ग में 180 अंश पर क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। क्योंकि परमाणु का नाभिक जो रहता है वह नाभिक था, वह बहुत ही छोटे स्थान पर था, जिसके कारण 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो है वह क्या हो गया? उसी मार्ग पर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत ही नगण्य है। परमाणु की आयतन की तुलना में इस नाभिक का जो आयतन था, परमाणु के आयतन की तुलना में इस नाभिक का आयतन जो है वह नगण्य था न, जिसके कारण अल्फा कण गए, 20,000 में से एक जो है वह उसी मार्ग पर क्या आ गए? वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि परमाणु का धन आवेश और उसका द्रव्यमान जो रहता है वह अल्प क्षेत्र पर केंद्रित होता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने यही बताया कि परमाणु का धन आवेश जो रहता है परमाणु का धन आवेश जो रहता है, उन्होंने बताया कि परमाणु का धन आवेश तथा उनका द्रव्यमान, ये परमाणु का धन आवेश व उनका द्रव्यमान बहुत ही छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। परमाणु का उन्होंने इस प्रयोग किया और बताया कि परमाणु का नाभिक जो रहता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसमें धन आवेश रहता है, और उसका द्रव्यमान जो रहता है वह अत्यंत छोटे केंद्र में क्या होता है? केंद्रित होता है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया। दूसरा, उन्होंने उस प्रयोग के आधार पर यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते रहता है? चक्कर लगाते रहता है, जिसे उसको उन्होंने क्या कहा? ऑर्बिट कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा? ऑर्बिट कहा। और उन्होंने अपने मॉडल की तुलना सौर मंडल से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर, सूर्य है, हम जानते हैं ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह चक्कर लगा रहा है। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि सूर्य जो है, परमाणु की तुलना करने के समय सूर्य एक नाभिक है बोला, और ग्रह जो है, ग्रह के स्थान पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने अपने जो परमाणु मॉडल की तुलना किसे की? सौर मंडल से की। तीसरा, उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगा रहा है, और ये नाभिक, इनके मध्य स्थिर विद्युत बल
द्वारा ये जो है वह वृत्ताकार मार्ग में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल में सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि परमाणु का धन आवेश जो रहता है और उसका द्रव्यमान रहता है अत्यंत छोटे केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। दूसरा उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने में कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहता है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात सूर्य को उन्होंने नाभिक के समान माना और अब सूर्य के समान उन्होंने नाभिक को माना और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ग्रह के समान माना। और थर्ड उन्होंने बताया कि कोई तो ऐसा आकर्षण बल रहता होगा जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह नाभिक से आपस में बंधा होता होगा, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, लगातार चक्कर लगाता है। लेकिन इस रदरफोर्ड की भी कमियां थी। इन्होंने ये तो जरूर बता दिया, उन्होंने बताया, थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन है। रदरफोर्ड ने हमको क्या बताया कि परमाणु का धन आवेश और द्रव्यमान जो रहता है वह अत्यंत छोटे से केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। और सेकंड क्या बताया, यह वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहता है। और क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण वह क्या रहते है, घूमते रहता है। लेकिन उन्होंने इस रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी, तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां फर्स्ट ये थी कि वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अर्थात हम रदरफोर्ड के परमाणु की मॉडल की सहायता से हम परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, तो उन्होंने बताया था, देखिए इसलिए संभव नहीं हो सका, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपका, ये मान लीजिए आपका परमाणु का नाभिक है। ये आपका क्या है, ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। अब स्वाभाविक है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है लगातार क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैक्सवेल वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि अगर कोई त्वरित वस्तु जो है वह अगर आवेशित वस्तु अगर चक्कर लगा रही है, अगर आवेशित वस्तु क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगा रही है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण उत्पन्न होने से त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसकी धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। उन्होंने यही बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और जब वो चारों ओर गति कर रहा है तो आवेशित वस्तु है, तो आवेशित वस्तु क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा। और त्वरण उत्पन्न करने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। वो क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा, और विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ये ऐसे से घूम रहा है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आवेशित कण है, तो आवेशित वस्तु त्वरित होती है। और आप जानते हो जब कोई त्वरित वस्तु जब ये चक्कर लगाती रहती है तो वह क्या उत्पन्न करेगी, विकिरण मतलब क्या, वह ऊर्जा की क्या होते जाएगी, हानि होते जाएगी। और यह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जब ये घूमते रहेगा तो घूमते इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी और एक स्थिति आएगी कि यह इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक में जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक में गिर जाएगा और वह
जो कक्षक है जब वो घूमते रहेगा ऊर्जा कम होते जाएगी। अब स्वाभाविक है, अगर हम घूमते रहते हैं तो आप जब हम हाथ पकड़ के एक दूसरे को अगर खेलते हैं, सहेली आप लोग सब खेलते हैं, तो आप देखे होंगे कि जब हम घूमते रहते हैं तो एक स्थिति आती है कि हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम थक जाते हैं और धीरे धीरे हमारा रफ्तार कम हो जाता है और हम रुक जाते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहेगा तो वह ऊर्जा उत्पन्न करेगा, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और कम हो जाने के बाद वह इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या होते जाएगी, सिकुड़ते जाएगी और सिकुड़ती जाके अंत में जाके वह कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। फलस्वरूप परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या हम नहीं कर सकते, अर्थात इसके कारण हम परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा, इसकी एक क्या कमियां थी कि यह विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं होती, अर्थात यह विविक्त रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। हम जानते हैं कि कोई त्वरित वस्तु परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं होती। तो आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु घूम रही है, जैसे ये परमाणु है, ये अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है और जब चक्कर लगाते रहेगा तो वह क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। अगर इस विकिरण का जब फोटोग्राफ लिया गया तो हमको ये अगर ऐसे निकल रहा है तो हमको क्या होना चाहिए, इसका जो मिलना चाहिए वह अर्थात जो हमको यहाँ पर जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, जो ये तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जब चक्कर लगाता है तो वो क्या उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। ये ऐसे ये विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। तो कोई भी त्वरित वस्तु जब विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह सतत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सतत, मतलब एक दूसरे से एकदम मिला जुला होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वह क्या होता है, रैखिक होता है, अर्थात जो इससे निकलने वाले स्पेक्ट्रम है वह हमको क्या प्राप्त होता है, रेखा के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन कोई भी त्वरित वस्तु जो है अगर विकिरण उत्सर्जित करता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वो कैसा प्राप्त होना चाहिए, हमको सतत होना चाहिए। लेकिन सतत ना होके वह क्या होता है, रैखिक होता है। और रैखिक कब होता है पता है, जब कोई विकिरण इलेक्ट्रॉन है जब ऊर्जा अवशोषित किया, फिर उसके बाद विकिरण निकाला तो एक लाइन प्राप्त हुआ, फिर थोड़ी देर रुका, फिर विकिरण निकाला तो फिर एक लाइन प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, रैखिक हुआ। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह लगातार गति कर रही है तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों द्वारा पाया गया कि यह जो स्पेक्ट्रम है वह सतत ना होकर क्या होता है, रैखिक होता है, अर्थात परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं होती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा में वह स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका और वह परमाणु से निकलने वाले वियुक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो एक बार फिर से देखते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल हमको क्या बताया कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, लेकिन प्रयोगों द्वारा भविष्य में यह सही नहीं हो पाया, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। रदरफोर्ड ने ये तो जरूर बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाते रहता है और उनके मध्य क्या एक बल कार्य करता है जिसके कारण वह क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और यह भी बताया कि उन नाभिक का धन आवेश जो रहता है और उसका द्रव्यमान जो रहता है एक बहुत ही छोटे से केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। लेकिन उन्होंने उनके इस मॉडल के द्वारा हम परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते, न ही उसके विविक्त परमाणु के निकलने वाले स्पेक्ट्रम जो विविक्त होता है उसकी भी व्याख्या नहीं हो सकी। इस कारण इसके सुधार के लिए सब किसका परमाणु मॉडल आया, बोर का परमाणु मॉडल आया।
फिर क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग जो रहता है वह क्या होता है, h/2 का पूर्ण गुणज रहता है। ये जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, ऑर्बिट रेडियस, n क्या है, इंटीजर्स नंबर जिसमें n बराबर आप जानते हो कोस 1 2 3, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और यहाँ पर लिखा है यही n बराबर क्या हो, 1 हो तो k कक्षा के लिए क्या होगा, h/2 होगा। n बराबर 2 हो दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा, h/π होगा। तीसरी कक्षा के लिए क्या होगा, 3h/2 होगा। इस प्रकार से जिनका कोणीय संवेग जो है वह h/2 का पूर्ण गुणज हो, उसी में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अब फोर्थ में मैं बताई हूँ कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है। अगर कक्षा में वो चक्कर लगाते रहता है तो उसकी समय के साथ उसे ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह उच्च से निम्न में जाएगा या निम्न से उच्च में जाएगा तो या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। यदि वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा। और एक और है थोड़ा सा, फोर्थ कहता है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ उसका उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, है ना। तो फिफ्थ में क्या है, ये फिफ्थ डेल ई के अंतर। डेल ई क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं को, स्थायी मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या तो अवशोषित करती है या उत्सर्जित करती है, तो विकिरण को निम्न रूप में दिया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का अंतर है डेल एच इक्वल एच इंटू न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एनर्जी, अर्थात विकिरण की आवृत्ति है। ये हो गया आपका बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, तो लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल द्वारा हम हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है के परमाणु स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। इसके द्वारा हम एक इलेक्ट्रॉन वाले ऐसे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसकी हम सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। जैसे मान लीजिए देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, है ना। तो इसकी ये व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन अगर हीलियम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता नहीं है, अगर त्याग दिया He+ हो गया तो हम इसकी व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब यह जो है परमाणु मॉडल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एक और उदाहरण चलते हैं, लिथियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, Li2+ में एक इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसकी भी वो व्याख्या कर सकता है। क्यों व्याख्या कर सकता है, क्योंकि इसमें लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी प्रदर्शित हो रही है, 1, इसकी भी व्याख्या कर सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकता है।
इनके अलावा अन्य परमाणु की व्याख्या करने में ये क्या रहा, असफल रहा। जिसे हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसकी इन्होंने सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सकते। फिर बहुकेंद्रीय परमाणु की भी के स्पेक्ट्रम की भी इन्होंने सफलतापूर्वक, इसके द्वारा हम सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सकते। पहला, 1 इलेक्ट्रॉन वाले का ही हम सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं उसके परमाणु स्पेक्ट्रम की हम सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर सकते। फिर दिया है बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन। बोर का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन और विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है। तो क्या होता है, जब कोई परमाणु जो रहता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह क्या करता है, गति करते रहता है, तो क्या देता है, विकिरण उत्सर्जित, विकिरण उससे निकल रहा है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन से विकिरण निकल रहा है। इस विकिरण को अगर इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अगर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किस में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में, ये यहाँ पर विद्युत रख देते हैं और यहाँ से गुजारते हैं, तो हमको कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से जो निकलने वाली विकिरणें हैं, अगर उसको विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रभाव को कहा जाता है स्टार्क प्रभाव। क्या रखें, अगर विद्युत क्षेत्र में रखें। अगर इसी विकिरण को हम कहाँ पर रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, विद्युत की जगह क्या लगा देते हैं, चुंबक लगा देते हैं, तो वहाँ भी कई रेखाएं प्राप्त होती है, जिसे कहा जाता है जीमन इफेक्ट। अर्थात जब कोई विकिरण को, इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले विकिरण को अगर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कई रेखाएं प्राप्त होती हैं, कई स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिसे हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं। अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसको जीमन प्रभाव कहते हैं। तो यह स्पेक्ट्रम जो बोर का परमाणु मॉडल है वह जीमन व स्टार्क प्रभाव की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। फिर आपका एक और देखते हैं, थर्ड है, यह परमाणु के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सकता। अर्थात रासायनिक बंधों द्वारा अणु कैसे बनता है इसकी यह व्याख्या नहीं कर सकता। और साथ में यह भी व्याख्या नहीं कर सकता डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के, डी ब्रॉगली का जानते हो, द्वैत प्रकृति सिद्धांत, और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या करने में भी यह मॉडल क्या रहा, असफल रहा। तो बोर का ये हो गया आपका बोर का मॉडल। तो आज हम कितने मॉडल के बारे में पढ़े, लगभग 3 मॉडल। लेकिन एक चौथा मॉडल, बोर के बाद एक और चौथा मॉडल था, उसका थोड़ा सा ही देखते हैं। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, ये आपका देखो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, ये सन 1915 में दिया गया था। इन्होंने क्या बताया, जैसे बोर ने बताया कि ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहता है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। सोमरफील्ड ने कहा कि यह वृत्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं लगाता, यह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। उसमें उन्होंने क्या किया, संशोधन किया। तो परमाणु के मॉडल क्यों दिए गए, तो आवेशित कण जो रहते हैं वह परमाणु में किस प्रकार से वितरित होते हैं, जिसके कारण विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर परमाणु के मॉडल दिए। जिसमें सबसे पहला मॉडल था थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो सर जे थॉमसन ने 1898 में दिया, जिसने परमाणु को किसके अनुसार बताया, तरबूज के समान। फिर किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, यह 1911 में दिया। इन्होंने यही बताया कि परमाणु का नाभिक जो रहता है और उसका द्रव्यमान जो रहता है वह परमाणु के अत्यंत छोटे से केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वह वृत्ताकार मार्ग में क्या लगाता है,
चक्कर लगाता है, और जब ये चक्कर लगाता है तो इसमें एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, जो उसको क्या करके रखता है, संतुलित करके रखता है। फिर बोर का परमाणु मॉडल आया 1913 में। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में तो चक्कर लगाता है, लेकिन जो उनकी उस मार्ग की ऊर्जाएं जो रहती हैं वह क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। फिर उसमें थोड़ा सा सुधार कौन किया, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल जो 1915 में प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि जो वृत्ताकार मार्ग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ये हो गया आपका परमाणु का मॉडल। अब अगले बार हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा।